हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी के अध्याय 4 के बारे में, जिसमें सामान्य अपवाद दिए हुए हैं। कब कोई आपराधिक कृत्य सामान्य अपवाद में आने पर अपराध की परिभाषा से बाहर चला जाता है। तो देखेंगे अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक। तो अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक कुल 31 धाराएं दी हुई हैं और इनमें अपवादों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इन सभी अपवादों को एक ही अध्याय में उपबंध करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण यही था कि विभिन्न अपराधों के साथ इन्हें पुनः दोहराने की क्या आवश्यकता न पड़े और विभिन्न अपवादों के भागों में विभाजित किया जाए। तो अपवाद भी दो तरीके के हैं इसमें, एक तो क्षम्यकृत और एक न्यायोचित कृत्य। क्षम्यकृत वे कृत्य कहे गए हैं जिसमें आपराधिक आशय या मन का अभाव हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, धोखे से किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, यहाँ पर उसका आपराधिक आशय नहीं है, तो यह कब क्षम्यकृत की परिभाषा में आएगा। और न्यायोचित कृत्य यानी जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने हमला किया, आप अपने बचाव के लिए किसी व्यक्ति का हाथ पैर तोड़ देते हैं, तो इसे कब न्यायोचित कृत्य कहा जाएगा। यानी न्यायोचित कृत्य क्या है, आपने आशय से तो किया है लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी जिसके दौरान आपको उसका प्रयोग करना पड़ा। तो यही है कि इसमें कहा गया है कि धारा 96 से 106 में जो दिए गए हैं वो न्यायोचित कृत्य हैं और धारा 76 से 95 में जो दिए गए हैं वो क्या है, क्षम्यकृत्य हैं। और जो धारा 96 से 106 में है वे किसी ऐसी विशिष्ट परिस्थिति में कारित किए जाते हैं जो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को कैसे लगते हैं, न्यायोचित प्रतीत होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अध्याय 4 में कितनी धाराएं हैं, टोटल कुल मिला के 31 धाराएं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। और क्षम्यकृत्य क्या है, क्षम्यकृत्य वे कृत्य हैं जो क्या है, बिना आपराधिक आशय से किए गए हैं। न्यायोचित कृत्य क्या है, न्यायोचित कृत्य वे कृत्य हैं जो न्यायालय द्वारा कैसे न्यायोचित, किसी विशिष्ट परिस्थिति में न्यायोचित दर्शाए गए हैं। अब देखते हैं साधारण अपवाद। साधारण अपवाद में हम देखते हैं धारा 76 को। तो धारा 76 क्या कहती है, विधि द्वारा आबद्ध यानी बाउंड बाई लॉ या तथ्य की भूल के कारण यानी एग्जीक्यूट ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी कोई व्यक्ति है, या तो वह ऐसा समझता है कि वह कोई कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या तथ्य की भूल के कारण वह अपने आप को ऐसा विश्वास रखता है कि वह ऐसा कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यानी एक तो बाउंड बाई लॉ, लगता है कि कोई, मान लीजिए अब कोई पुलिस ऑफिसर है और उसके सामने कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारपीट कर रहा है, तो वह उस समय ड्यूटी पर है, तो उसका कार्य क्या है कि उस व्यक्ति को बचाना है। तो बचाने के दौरान वो किसी व्यक्ति का हाथ पैर तोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति क्या है, बाउंड बाई लॉ है यानी विधि द्वारा आबद्ध है, या वह तथ्य की भूल के कारण ऐसा विश्वास रखता है कि विधि द्वारा वह आबद्ध है ऐसा करने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसे ऐसा लगता है कि उसे विधि द्वारा कोई अथॉरिटी प्रदान की गई है जबकि उसे वह अथॉरिटी नहीं थी और वह काम सद्भावपूर्वक कर देता है, तो क्या वह क्षम्य होगा? तो वो धारा 76 के अंतर्गत क्षम्य हो सकता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। धारा 76 के अंतर्गत कौन सा सूत्र है? तो है इग्नोरेंशिया फेसिएट एग्जीक्यूट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट। यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज बन सकता है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या है, एक्सक्यूज नहीं बन सकता है। यानी तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति विधि की भूल करता है तो वह क्षम्य नहीं होगी। तो देखते हैं धारा 76 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा क्या हो, आबद्ध हो। यानी कोई कार्य वह कर रहा है, यही उसे विधि द्वारा उसे बाउंड किया गया है करने के लिए, तो वह बात क्या है, अपराध नहीं मानी जाएगी। जैसे कि पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बचाता है तो यह क्या है, उसे बाउंड बाई लॉ है। और कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण संभावनापूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए आबद्ध है। अब यहाँ पर क्या क्या मेन पॉइंट है, वह तथ्य की भूल होनी चाहिए और वह उसे कैसे होनी चाहिए, तथ्य की भूल, वह सद्भावनापूर्वक ऐसा विश्वास करता है कि वह ऐसा कार्य करने के लिए विधि द्वारा क्या है, आबद्ध है। तो आगे देखते हैं धारा 76 को आईपीसी की धारा 52
और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 105 के अनुसार पढ़ा जाता है। आईपीसी की धारा 52 में कहा गया है कि सद्भावनापूर्वक कब कही जाएगी कोई बात, सद्भावनापूर्वक तब कही जाएगी जब वो कैसी की जाए, सम्यक सतर्कता और सावधानी में की गई हो। यदि कोई व्यक्ति मानता है कि वह विधि द्वारा आबद्ध है ऐसा करने के लिए, जबकि उसे अथॉरिटी नहीं है, वह शक्ति नहीं है कि वह वैसा कार्य करे, फिर भी कर देता है, और वो कहता है कि हम सद्भावपूर्वक ऐसा कार्य किए हैं, तो सद्भावपूर्वक कार्य उसको सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा इसमें कि उसने सम्यक सतर्कता और सावधानी बरती है। ठीक है, तो ये धारा 52 कहती है। धारा 52 में क्या है, सद्भावपूर्वक, तो यहाँ से भी कुछ नहीं। आईपीसी की इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 105 क्या कहती है, वो ये कहती है कि धारा 105 के अनुसार क्या है, जो सिद्ध करने का भार रहेगा उस व्यक्ति पर रहेगा जो कि ऐसा आपराधिक कृत्य किया है। यानी जैसे पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए अपना पर्याप्त बल का यूज कर रहा है और उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर दी है, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने क्या किया है, वह विधि द्वारा आबद्ध था ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो ये धारा 76 के अंतर्गत उसके कर सकेगा, बच सकेगा। तो इस जो धारा में मेन रूप से क्या देखना है कि तथ्य की भूल की उपस्थिति होनी चाहिए, ना कि क्या विधि की भूल की उपस्थिति। धारा 76 का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये भी पूछा जाता है, इग्नोरेंस फेसिट एग्जीक्यूट इग्नोरेंस जूरिस नॉन एग्जीक्यूट, ये दे देगा और कहेगा किस धारा से संबंधित है। तो क्या है, ये धारा 76 से संबंधित। तो सद्भावना का तो तात्पर्य यही है कि सतर्कता होनी चाहिए, और उपेक्षावान व्यक्ति कभी सद्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, धारा 105 क्या कहती है, जो कोई सामान्य अपवाद का यानी इन सामान्य अपवादों का उपयोग करेगा, धारा 76 से 105 तक 106 तक, तो क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, खुद ही उस पर सिद्ध करने का भार होगा कि ऐसी तथ्य एवं परिस्थितियां विद्यमान थी जिसके कारण उसने ऐसा कृत्य किया है, या विशेष या परंतु की परिधि में आता है, तो न्यायालय ऐसे तथ्य एवं परिस्थितियों के अभाव की परिकल्पना करे। अब देखते हैं आवश्यक तथ्य। एक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य जिसे करने के लिए वो क्या हो, बाउंड बाई लॉ यानी विधि द्वारा आबद्ध हो। एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो कि वह विधि द्वारा अपने आप को आबद्ध समझता हुआ, आबद्ध कैसा समझता हो, बाउंड बाई लॉ, सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक मतलब सेक्शन 52 यानी सम्यक सतर्कता एवं सावधानी, ये हो गया। अब देखते हैं, यह विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, और उसने कैसा किया, गुड फेथ में किया हो। गुड फेथ मतलब वही सेक्शन 52। तो आगे देखते, यदि ये शर्त पूरी हो जाती है तो किसी अपराध का अभियोजन उसके लिए प्रतीक्षा हेतु सफलतापूर्वक अभिवाचित किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति यदि ये शर्त पूरी करता है तो उसे क्या है, फ्री कर दिया जाएगा ऐसे अपराध से। तो अब दृष्टांत देखते हैं, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर एक सैनिक क्या करता है, भीड़ पर गोली चला देता है, तो क्या है, उसने कोई अपराध नहीं किया। यानी कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस में है और वरिष्ठ अधिकारी ने लिखित में उसको पत्र दिया है कि गोली शूट है, और उसने गोलियां चला दी, तो क्या माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह क्या था, बाउंड बाई लॉ था, विधि द्वारा उसको ऐसा करने के लिए आबद्ध किया गया था, उसे लिखित में आदेश मिला था। देखते हैं, न्यायालय का ऑफिसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय को आदेश किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि या मां है और या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और मैं का और एक अन्य व्यक्ति मां है, और आपको गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश मिला है, तो आप मुझे जो है समझकर आप दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जाते हैं, लेकिन आपने पूरी जांच की है, सम्यक सावधानी बरती है, और आप अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ ले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपके ऊपर जो है जालसाजी या किसी ऐसे प्रकार का जो है अपराध का मुकदमा चलाता है, तो ऐसे मुकदमे से आपको क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। यही कहा गया है कि न्यायालय का एक ऑफिसर है जो का माँ को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश मिला है, लेकिन वह ये माँ को गिरफ्तार न करके या को माँ समझकर वो गिरफ्तार कर लेता है, और वह क्या कर सकता है, सम्यक जांच करता है और विश्वास करता है। यानी विश्वास मतलब सद्भावनापूर्वक, यानी सेक्शन 52 सम्यक सतर्कता एवं सावधानी। तो इस प्रकार से उसको ऐसी गिरफ्तारी ऐसे अपराध से क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो देखते हैं, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है, यानी
इग्नोरेंस ऑफ लॉ में नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी की हत्या कर देते हैं और बोल देते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि हत्या के लिए इतनी सज़ा है, तो ये क्षमा नहीं होगा। लेकिन यदि तथ्य की भूल होती है तो वो क्षमा हो सकती है। और यह लोक नियम पर आधारित है, यानी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो धारा 76 है वो किस नियम पर आधारित है, तो पब्लिक लॉ पर, यानी लोक नियम पर। और यह कोई अपवाद नहीं है, वास्तव में यह कोई अपवाद नहीं है। यहाँ तक कि विदेशी व्यक्ति भी अज्ञानता के आधार पर प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यानी कोई विदेशी व्यक्ति अपने यहाँ आया है और कहता है कि हमको यहाँ की विधि के बारे में पता नहीं है, और वो क्या कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो वो भी बच नहीं सकता है। ऐसा किस बात में, फिशर बाद 1891 में निर्धारित किया गया। अब विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति क्या होता है, तो पहले भी समझा चुके हैं, दोबारा समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति विधिता आबद्ध होने के कारण विधि के अनुसार कार्य करते हुए कोई बात करता है तो वहाँ कोई बात अपराध गठित नहीं करता। यानी कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, यानी कोई पुलिस ऑफिसर को ऊपर से आदेश मिलता है लिखित में और उसके कंसर्न में क्या करता है, कार्य करता है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और उसे इससे क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो यही है कि कोई व्यक्ति कोई बात करने के लिए विधिता आबद्ध है या नहीं, यह कैसे देखा जाएगा, यह तथ्य एवं परिस्थितियों द्वारा निश्चित किया जाएगा। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ इसमें बात है, ये भी पूछ लेते हैं। आर बनाम प्रिंस 1875 तो किससे संबंधित है, धारा 76 से संबंधित है। इसमें क्या हुआ कि जो राजा था उसने वहाँ पर एक 16 वर्ष की लड़की को यह समझकर कि वो देखने में 18 वर्ष की लग रही है, वो उठा लाया। जब उसके खिलाफ अभियोजन लाया गया, बाद लाया गया, तो क्या होता है कि वह जो है बात रखता है कि वह देखने में क्या लग रही थी, और 18 वर्ष की लग रही थी, या 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की लग रही थी। इसलिए तो फिर भी न्यायालय उसे जो है व्यापहरण के दोषी के तहत, धारा 55 के तहत व्यापहरण का दोषी मानते हुए उसे दुराशा न होने पर भी, मान लीजिए उसका दुराशा भी नहीं था, फिर भी उसे क्या किया गया, दंडित किया गया। अब देखते हैं रेक्स बनाम लिबर्ट्स का बात। ये देखिए इसमें एबडक्शन हुआ, ठीक है, इसमें अपहरण लिखा है, बाकी व्यापहरण होना चाहिए। अब देखते हैं रेक्स बनाम लिबर्ट्स। इसमें कहा क्या था कि जो उसके घर में अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो उसने चोर समझकर एक आगंतुक पर हमला कर दिया और उसको मार दिया। तो उसे भी जो है ऐसा माना गया कि यह फैक्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है, इसलिए उसे भी मुक्त कर दिया गया। आर बनाम टॉल्स्टन द्विविवाह के लिए, इसमें क्या था कि एक व्यक्ति जो है इसकी पत्नी द्विविवाह कर लेती है, कई महीनों तक वो आता नहीं है, तो इस प्रकार से उसे भी मुक्त कर दिया। स्मिथ का वाद है दक्षिण अफ्रीका के न्यायालय द्वारा। इसमें क्या था कि बाध्यकारी आदेश था। अब इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए कोई आदेश दिया है ऊपर के ऑफिसर ने, तो वह अवैध ना हो, ये भी आपको चेक करना है। यदि ऐसा आदेश ही अवैध था, उसके द्वारा आपने कोई अनुसरण में कार्य किया है, बाध्यकारी का आदेश, जो अधिकारी का आदेश रहेगा वो बाध्यता अवैध ना हो, वहाँ सैनिक एवं पुलिसकर्मी द्वारा किया गया कार्य क्या है, आपराधिक दायित्व नहीं हो। यानी यदि कोई पुलिस अफसर ने अवैध आदेश ही दे दिया है और फिर उसके अनुसरण में कोई पुलिस ऑफिसर कोई कृत्य किया या अपराध कर दिया है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि कोई आदेश से परव्यू से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, तो वहाँ पर भी वह क्या करेगा, इस धारा के अंतर्गत उसको लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है और वह जा रहा है, तो उसकी क्या कर लेता है, इज्जत लूट लेता है और फिर उसको गिरफ्तार करके लाता है किसी और को, तो वहाँ पर क्या है, उसने परव्यू ऑफ लॉ यानी लॉ के बाहर जाकर काम किया, वो धारा 76 का बचाव लेता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि विधि ने उसको ये करने के लिए जो है शक्ति नहीं दी थी, जो उसने गलत काम किया, इसलिए उसको क्या है, इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। तो यही कहा गया है कि चमनलाल 1940 के बाद में कहा गया है कि अविधि सम्मत कृत्य यानी अवैध कृत्य जो होंगे वो धारा आईपीसी की धारा 76 में क्या होंगे, उसमें बचाव नहीं पा सकेंगे। हाँ, यदि कोई कृत्य जो कि सही लग रहा है लेकिन वो अवैध है, तो कुछ दंड की मात्रा में इधर उधर हो सकता है, दंड की मात्रा में बदलाव हो सकता है। और भी ये सब केस हैं, जैसे स्मिथ बनाम गोल्डस्टीन का मामला है, ये 1980 दक्षिण अफ्रीका, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में जो है पुलिसकर्मियों द्वारा कृत्य किया गया, तो उसे जो है आपराधिक दायित्व का कारण नहीं माना गया।
शिवमंगल सिंह का केस है। इसमें प्रथम दृष्टया विधि संबद्ध आदेशों का पालन किया गया था, तो वहाँ भी कोई अपराध नहीं माना गया, क्योंकि ऐसा आदेश का पालन करने के लिए वो सब कर्तव्यबद्ध थे। इस तरह से हमारी धारा 76 खत्म होती है। तो अब अगली वीडियो में हम धारा 77 और 78 देखेंगे, फिर धारा 76 और 79 का कंपैरिजन प्लस धारा 79 समझेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें।